हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्चमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड 5 एंड हियर वी विल स्टडी civics of class 9. The chapter will be chapter 2 of civics, the constitutional design. ओके, इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या स्टडी किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, किन लोगों ने बनाया और उसमें उन लोगों को किस किस तरह की डिफिकल्टीज आई या उन लोगों ने अपना कौन कौन सा पाथवे चुना। ठीक है, वो हमारा वो वीडियो वहां तक खत्म हो गया था। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी मेकिंग हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है, उसकी वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी वर्किंग क्या है और उसमें किस तरह से लोग इलेक्ट होते हैं या वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, इन आवर इंडिया। So let's get started with the topic, the Constituent Assembly. Before starting this topic, क्या आप लोगों को ये पता है कि Constituent Assembly होती क्या चीज है। हम लोग Constituent Assembly के बारे में पढ़ने वाले। Do you all know what is this Constituent Assembly is all about? आखिर ये Constituent Assembly है क्या चीज, क्या है ये Constituent Assembly। तो Constituent Assembly को अगर बिल्कुल नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन हम लोग देखें तो आप लोग कह सकते हो Constituent Assembly is a group of people that make our constitution या who are involved in the making of our constitution. वो सारे ग्रुप ऑफ पीपल, वो सारे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्वॉल्व थे या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दे फॉर्म दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, लेकिन उन्हें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डाला किसने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और भी मेंबर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी मेंबर्स हैं। उसकी डे टू डे वर्किंग कैसे होती है, उसमें वो लोग इलेक्ट कैसे हुए, ये सब हम लोग फर्दर मोर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, ये तो पता है कि वो सारे लोग जो लोग इलेक्ट हुए, जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना योगदान दिए, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शंस हुई। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन जुलाई 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली इलेक्शन थी वो कब हुई, इन जुलाई 1946। और उसमें लोग किसके द्वारा इलेक्ट होंगे। उस टाइम पे तो इलेक्शन बाय द पीपल वाला कोई प्रोविजन था नहीं। एट दैट टाइम जो एग्जिस्टिंग प्रोविजनल लेजिस्लेटर मेंबर्स जो होते थे, मतलब जो छोटे छोटे बॉडीज होती थी जो पावर होल्ड करती थी, आप कह सकते हो छोटे छोटे स्टेट्स जो पावर होल्ड करते थे, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजनल लेजिस्लेटर्स होते थे, वो चुनते थे इसके मेंबर्स, दे इलेक्ट द मेंबर्स। ठीक है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोविजनल लेजिस्लेटर्स होते थे वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। ठीक है, तो वो पहला इलेक्शन कब हेल्ड हुआ, 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला जो इलेक्शन हेल्ड हुआ जिसमें बाकी मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, चुना गया, वो जुलाई 1946 में इलेक्ट हुआ। ठीक है, इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और इसकी इलेक्शन के बाद जो पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी वो मीटिंग पहली बार कब हुई, दिसंबर 1946 में हुई। ठीक है, उस मीटिंग में ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग, अप ड्राफ्ट डाउन और कैसे बेटर बना सकते हो, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्या एडिशन होना चाहिए, क्या सब्सट्रैक्शन चाहिए, वही सारी चीजें डिस्कस हुई होगी ऑब्वियसली। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड 299 मेंबर्स। और इसमें जो हमारा इसके बाद क्या होता है, 1946 के बाद क्या हुआ बच्चों, हमारे देश में इंडिपेंडेंस हुई। ठीक है, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। तो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये भी बढ़ गई होगी। दैट वेर ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ये भी 2 पार्ट्स में बढ़ गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर आप डेट ध्यान देना, 1946 में हुआ था। तो इसके बाद एक टाइम पीरियड आया जब हमने इंडिपेंडेंस गेन किया, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो 2 पार्ट्स में बढ़ गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितने मेंबर थे, 299 मेंबर्स थे। वो असेंबली जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द असेंबली दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। इंडियन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट थी उसमें 299 मेंबर्स थे और पाकिस्तान का पता है। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी। जो असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कब अपनाया, कब जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था वो कब अपनाया उन लोगों ने, ऑन 26 नवंबर 1949। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अपनाया उन्होंने 26 दिसंबर 1949 में, लेकिन दैट केम इनटू इफेक्ट, मतलब वो वर्किंग में कब आया, बन गया। लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स जो थे, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया कि इट इज गुड, वेरी गुड फॉर आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री को और स्मूदन और स्ट्रेंथन कर सकता है, इसमें फेडरलिज्म और अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है और लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना तो ली गई, लेकिन अभी भी कुछ लूप होल बाकी थे, उसको ड्राफ्ट करने के लिए 1 साल और लगे। तो ये एग्जिस्टेंस में कब आया? 26 जनवरी 1950, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, और इस 26 जनवरी को हम लोग ऑलरेडी किस नाम से जानते हैं? 26 जनवरी वी सेलिब्रेटेड एज आवर रिपब्लिक डे, जिस दिन हमारे भारत को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला था फाइनली। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब भाई यहाँ पर आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, मतलब एक्सेप्ट किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को। कुछ रीजंस होंगे एक्सेप्ट करने के, वर्किंग प्रोसेस होगा कुछ, तो वो हम लोग जानते हैं कि कैसे। लोगों ने अपोज क्यों नहीं किया यहाँ पर? व्हाई नॉट? यहाँ पे भी अपोजिंग हो सकती है, नहीं हम क्यों माने, आपकी ये राइट्स हम क्यों माने, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लॉज नहीं होना चाहिए, वो क्लॉज नहीं होना चाहिए। बहुत साल लगे ना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो वो क्यों हुआ ऐसा? लेगिटिमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेगिटिमेसी मतलब क्या होता है बच्चों? लेगिटिमेसी मतलब होता है ऑथेंटिसिटी, आप कह सकते हो, या एक्यूरेसी, या जस्टिस करने का वो जो एक सेंस होता है वो। तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। कॉन्स्टिट्यूशन अपने मेंबर्स की जो व्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन में और भी मेंबर्स अलाउड थे, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने पूरे मेंबर्स के व्यू को लोनली अकेले एक्सप्रेस नहीं करती थी, ठीक है, बट एक्सप्रेसेस अ बोर्ड कॉन्सेंस ऑफ इट्स टाइम। और लेकिन क्या करती थी, सभी के साथ वो लोग ग्रुप डिस्कशन करके ये चीज को सामने लाते थे, सबके कंसर्न थे। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मेंबर्स थे उनकी व्यूज अकेले कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता था। दे एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड सेंसेस ऑफ इट्स टाइम। एक ब्रॉड कह सकते हैं हम लोग वहां पे अग्रीमेंट, एक ब्रॉड कलेक्शन, एक ब्रॉड कह सकते हो आप अग्रीमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, एक ये लोग साथ में इस टाइम पे इलेक्ट करते थे सारे लोग, ठीक है, मानते थे एक दूसरे की बात को। वाई ऐसा क्यों होता था? यहाँ तक सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी अपने व्यूज को या अपने लोगों के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके व्यूज को अकेले रिप्रेजेंट नहीं करता, साथ में बैठ के टुगेदर कलेक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये तो ये मान लिया यहाँ तक। इसके बाद कोई भी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम कोई भी लार्ज बॉडीज या कोई भी ग्रुप या कोई भी प्रोविंशियल जितने भी थे वो कोई भी लोग सामने नहीं आए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ऑथेंटिसिटी पे कोई सवाल उठाया हो कि इट इज नॉट वैलिड, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात नहीं मानेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन का ये व्यू नहीं मानेंगे बिकॉज आई एम अपोजिंग इट, आई एम अगेंस्ट इट। ऐसा किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप ने या किसी अदर ग्रुप्स ने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया। दे बिलीव। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पे लोगों ने भरोसा किया, तो वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक अनयूजुअल अचीवमेंट था, एक अचीवमेंट था, लोगों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया। ये पहला रीजन था, ठीक है। दूसरा रीजन, अनदर रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटेड द पीपल ऑफ इंडिया। क्या था दूसरा रीजन? लोगों के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया था, वो इंडिविजुअली नहीं बल्कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करते थे। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सारे लोगों के व्यूज, उनके मैनर्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके जितने कंसर्न थे वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। इंडिविजुअली वो लोग रिप्रेजेंट नहीं करते थे, दे वर रिप्रेजेंटिंग द होल पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इट कुड नॉट बी चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल एज देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो यहाँ पर लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी चूजिंग था, मेंबर्स का जितना भी चूजिंग होता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से मेंबर्स आएंगे, दे कुड नॉट बी चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल। उस टाइम पीरियड पे लोगों के द्वारा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग इलेक्ट नहीं हो सकते थे, मेंबर्स नहीं चुने जा सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला एक्ट अभी तक आया नहीं था, अभी तक वो एक्शन में नहीं आया था, क्योंकि वो तो 1956 में आया था ना। तो इस टाइम का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? इन दिस एक्ट हर तरह के लोगों को, हर बैकग्राउंड, हर कास्ट, हर क्रीड के लोगों को राइट करने का वोट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इंडिपेंडेंटली चुन सकते हैं। बट ये एक्ट अभी तक यहाँ पर फोर्सफुल नहीं आया था, बना ही नहीं था ये एक्ट। तो यहाँ पर किस तरह से मेंबर्स को चुना जाता था? दे वेयर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटर होते थे, जितने भी पावर होल्डर्स होते थे प्रीवियसली, वो सारे मेंबर्स को चुनते थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लेते थे, ठीक है।
which ensures a fair geographical share of member from all region of the country, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना रहता था ज्योग्राफिकल रिफॉर्म्स का। जितने भी बाकी रीजन्स के मेंबर्स होते थे वो कहीं ना कहीं, ये जो 299 मेंबर्स है बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये सिर्फ एक जगह एक स्टेट की नहीं है, अलग अलग रीजन्स के लोग हैं जो मिलके 299 मेंबर्स बनाए। तो इसने क्या किया, एक ज्योग्राफिकल बैलेंस बनाया, मतलब हर तरह के लोगों को अपनी बात अपने व्यूज को रखने का मौका मिला, एक फेयर ज्योग्राफिकल शेयर हुआ हर लोगों का, सारे रीजन ऑल ओवर द कंट्री सभी तरह के लोगों ने अपने ओपिनियंस अपने व्यूज को रखा। तभी तो कहा जाता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अकेले नहीं पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर तरह के लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। दे कंबाइंडली फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये थी हमारी द लेजिटिमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसकी ऑथेंटिसिटी, इसके एक्यूरेसी पे, इसके जस्टिस वर्ड पे किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। दीज आर द रीजंस। ठीक है, ये थी हमारी द वर्किंग, आप कह सकते हो द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ये कैसी थी ये हमने देखा। अब इस ये काम कैसे करती है हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द INC। INC को आप लोग पता ही है, हम लोग क्या जानते हैं, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो असेंबली थी वो किसके द्वारा डोमिनेट होती थी, किसके द्वारा डोमिनेटेड थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। मतलब मेनली आवर जो फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने ही ना INC फॉर्म किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला ग्रुप है वो उन्होंने ही फॉर्म किया था। विच इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल एंड रीजनल ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिसने क्या किया, बहुत सारे वैरायटी ऑफ तरह तरह के पॉलिटिकल और रीजनल ग्रुप्स ऑफ पीपल को इन्वॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह के पॉलिटिकल व्यूज, अलग अलग तरह के रीजनल व्यूज के लोग जुड़ने लगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इन सोशल टर्म्स, अगर सोशल टर्म्स की बात करें, इट रिप्रेजेंट्स मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। DIFF इज डिफरेंट। अगर हम लोग सोशल टर्म्स की बात करें कि सोशली, ये तो हम लोग पॉलिटिकली और रीजनल वाइज देखा हमने कि ये अलग अलग तरह के जितनी तरह की वैरायटीज थे वो यहाँ पे इंक्लूडेड थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डोमिनेट INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाया था। लेकिन सोशल टर्म में ये क्या कर रहा था, सोशल टर्म में इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग तरह की लैंग्वेज, कास्ट, क्लास, रिलीजन्स, ऑक्यूपेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्योंकि जितने मेंबर्स है बच्चों, इट्स नॉट पॉसिबल कि सभी तरह के मेंबर्स टीचर हो, सभी तरह के मेंबर्स फार्मर हो, सभी तरह के मेंबर्स कोई वर्कर हो। अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग टर्म्स, अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से जब यहाँ पे वेराइटी आने लगी तो हम दूसरे देशों के लोगों को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी क्लास को, उनके रिलीजियस को, उनके ऑक्यूपेशन को देखने समझने लगे, और इस हिसाब से हमारे देश का रिफॉर्म होने लगा। उस हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को बदला कि यहाँ के लोगों को नहीं, इस शहर में नहीं, अगले शहर में कुछ ऐसे लोग रहते उनके बेनिफिट के लिए क्या किया जाए, अच्छा अगले शहर में वैसे लोग रहते उनके बेनिफिट के लिए क्या किया जाए। जस्ट लाइक दैट, इसी तरह तो हमारा इंडिया डाइवर्स है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, वेराइटीज ऑफ रिलीजियस के लोग हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उस तरह से सोचा। बट फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कॉन्सेंसुअल मैनर। मतलब कि फाइनली एक टाइम आया जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी वो एक सिस्टमेटिक मैनर पे चलने लगी। सिस्टमेटिक, ओपन एंड कॉन्सेंसुअल मैनर। कॉन्सेंसुअल मैनर मतलब विथ म्यूचुअल कंसेंट या कंसर्न। अभी हमने ये क्या किया था, यहाँ पर म्यूचुअल कंसर्न नहीं था, लोगों को सिर्फ इलेक्ट किया जा रहा था बाय देयर एग्जिस्टिंग मेंबर्स। अब यहाँ पे लोग एक दूसरे से कंसर्न लेकर के, एक दूसरे से डिस्कस करके, एडवाइस लेकर के ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये रन होने लगी। ठीक है, नॉट दे वी आर रनिंग इन म्यूचुअल कंसेंट, वो एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक प्रॉपरली डिसिप्लिन मैनर में, एक ओपन मैनर, मतलब हर तरह के लोगों को, हर तरह की कास्ट, हर तरह के रिलीजियस, हर तरह के ओपिनियन को एक्सेप्ट किया गया, उसे वर्किंग मैनर में लाया गया। ठीक है, मैनर विच गेव सैक्रेड क्वालिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक म्यूचुअल कंसेंट से बना है, हर लोगों की ओपिनियन, हर लोगों की बातों को, विचार को ध्यान में रख के बना, इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे एक सैक्रेड क्वालिटी मिली। मतलब सैक्रेड क्वालिटी मतलब क्या, म्यूचुअल कंसेंट। हम जब डिस्कशन से कोई काम करते हैं दैट इज 110% पॉजिटिव एंड इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर कंसर्न से चीजें बनने लगी। इससे आपको क्या पता चला बच्चों की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग थी उसमें जो फ्रीडम फाइट, जितने भी लीडर्स थे या जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने क्या किया है,
हर सेकेंड स्टेप पे उन लोगों ने दे वर थिंकिंग अबाउट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो। डे बाय डे वो खुद को आगे बढ़ते गए, डे बाय डे टाइम चेंज होता गया, रिफॉर्म्स आते गए, नए नए तरह के लोग जुड़ते गए, कॉन्स्टिट्यूएंट अपने आप को चेंज करता गया। पहले इंडिविजुअली काम कर रहे थे, फिर लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट हो गए, फिर जब इन्होंने एक्सेप्टेंस लिया उसके बाद फिर ये क्या करने लगे, लोगों की बातें सुनने लगे, उनसे डिस्कस करने लगे और म्यूचुअल कंसेंट पे काम करने लगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका लेजिटिमेसी और उसका वर्किंग, कि वो किस तरह से, क्या है, कैसे और कब काम करता है। सो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी पॉइंट अंडरस्टैंडेबल नहीं है बच्चों, जस्ट आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with a new topic. Till then, study hard बच्चों, stay safe, bye bye.